बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज़ बेसिकली द इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम, राइट। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एंडोकार्डियम है वो वॉल्वुलर भी होती है और म्यूरल भी है, तो दोनों का ही ये इन्फेक्शन है। एंड दिस इन्फेक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन, इन्फेक्टेड डिस्ट्रक्टिव किस्म की ये वेजिटेशंस होती हैं दैट कॉज डैमेज टू द अंडरलाइंग कार्डियक टिश्यू। ठीक है। अच्छा, अब इसकी दो हमारे पास फॉर्म्स हैं, एक एक्यूट फॉर्म है और एक सब एक्यूट फॉर्म होती है। ठीक है। एक्यूट और सब एक्यूट में डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल हार्ट वॉल्व्स को जो लाइक नॉर्मल हार्ट वॉल्व जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एंडोकार्डाइटिस एक्यूट होती है। जो सब एक्यूट होती है वो मेनली हमारे पास डी फॉर्म या डैमेज जो ऑलरेडी हार्ट वॉल्व्स होते हैं उन हार्ट वॉल्व्स को मेनली जो है ना वो अफेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज कॉज्ड बाय हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्टैफ ओरियस। ठीक है। लेकिन जो सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है इसके लिए हमें लो विरुलेंस वाला ऑर्गेनिज्म जो है ना वो काफ़ी होता है टू कॉज द डैमेज। तो स्टेप्टोकोकस विरिडेंस, ठीक है, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ट्रीटमेंट एक्यूट में एंटीबायोटिक्स एंड सर्जरी, ठीक है, दोनों चाहिए होती हैं। और इसमें क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है वॉल्व्स की, बहुत ज़्यादा, दैट इज़ वाई। जबकि यहाँ पे सिर्फ एंटीबायोटिक्स काफ़ी होती हैं सब एक्यूट में, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन है वॉल्व्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन भी नहीं होती है, दैट्स वाई। अच्छा, अब ये सारी जो इन्फेक्शन है एंडोकार्डियम का ये क्यों हो रहा है ये जानना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जितनी भी हेडिंग्स हैं यहाँ पे दे आर डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू दी प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, लाइक डिफरेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देख के। तो उसमें पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। पैथोजेनेसिस या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं दैट लीड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। देखिए, इन्फेक्शन है इसका मतलब ये है कि दैट इन्फेक्शन शुड बी और द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड। तो बैक्टीरियमिया बहुत इंपॉर्टेंट एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है बैक्टीरियमिया। अब ये बैक्टीरिया ये हमारे पास जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ से आया है ब्लड में, किसी डेंटल प्रोसीजर या सर्जरी के थ्रू आ सकता है। आपकी एपिथेलियल बैरियर जो स्किन का है, गट का है या ओरल कैविटी का, उसमें कोई ब्रीच या ब्रेक आ सकता है जिसकी वजह से वो एंटर होगा। या जो आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हैं उसमें कॉन्टेमिनेशन हो गई है एंड ब्लड के अंदर जो है ना ये बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है थ्रू एनी मोड वो एंटर हुए हैं बॉडी में और ब्लड में, दे विल कॉज डैमेज टू द नॉर्मल वॉल्व कैन अकर। ऑलरेडी डैमेज जो वॉल्व्स हैं हार्ट वॉल्व्स वो भी हो सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट जैसे कि रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में इट्स अ वेल्वुलर डिजीज़, हम ऑलरेडी इसकी वीडियो भी अवेलेबल है मेरे ही चैनल पे। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये रिमेटिक हार्ट डिजीज़ एक वॉल्वुलर डिजीज़ है, वॉल्व डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो डिफॉर्म्ड, डैमेज्ड, एबनॉर्मल वॉल्व्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं इन सारे बैक्टीरिया के थ्रू। एंड आर्टिफिशियल वॉल्व या प्रोस्थेटिक वॉल्व्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अब हर कंडीशन में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। अगर नॉर्मल वॉल्व है तो उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस विल बी कॉजिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर डैमेज्ड, एबनॉर्मल या फिर आपके पास जो है वो डिफॉर्म्ड वॉल्व है तो फिर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस विल बी द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। एंड इफ आर्टिफिशियल वॉल्व है देन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म डिपेंड के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कब हो रही है, राइट। अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आर्टिफिशियल वॉल्व या प्रोस्थेटिक वॉल्व की प्लेसमेंट के 1 या 2 महीने बाद हुई है तो 100% चांसेस हैं कि वो ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस की वजह से हुई है। लेकिन अगर यही इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आर्टिफिशियल वॉल्व की प्लेसमेंट के 1 साल बाद हुई है देन स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफ ऑरियस इनमें से कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एंड जो आईवी ड्रग अब्यूजेस हैं उनके अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होती है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है। ठीक है। एंड इसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स हैं
ठीक है, जो कि कॉज कर सकते हैं। इसमें एंटीरोकोकाई हैं, एक हैसिक ग्रुप है। इसमें आपने याद रखना है H फॉर हीमोफिलस, A फॉर एक्टिनोबैसिलस, C फॉर कार्डियोबैक्टीरियम, E फॉर इकिनेला एंड K फॉर किंगेला। ये एंड इवन फंगस, ठीक है, ये भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो कॉज कराती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रॉस फीचर्स क्या हैं और उसके अलावा हमारे पास जो है वो माइक्रोस्कोपिक हैं। ग्रॉस में आप देखेंगे आपको वॉल्व्स के ऊपर वेजिटेशंस नज़र आएंगी। ठीक है, किस किस्म की वेजिटेशंस हैं और उनके बाकी क्या फीचर्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। नंबर ऑफ़ वेजिटेशंस या सिंगल हो सकती हैं, इवन मल्टीपल भी हो सकती हैं। वेजिटेशन का साइज़ क्या होगा, वेरी लार्ज बल्कि वेजिटेशंस होती हैं ये जो वॉल्स के ऊपर डेवलप होती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, फ्राइबल हैं। फ्राइबल का मतलब है इजीली टूट जाती हैं एंड दे कैन लीड टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, एम्बोलस बनाती हैं। ठीक है, वेसल्स की ब्लॉकेज करती हैं, एम्बोलस बनाती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं। यानी वेजिटेशन वॉल्व के ऊपर है तो अंडरलाइंग जो कार्डिक टिश्यू है या अगर म्यूरल एंडोकार्डियम के ऊपर है तो जो अंडरलाइंग कार्डिक टिश्यू है वो डैमेज होगा और रिंग एप्सिस आपको जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है कि साइट क्या होती है आखिर इन वेजिटेशंस की। तो ये अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द वॉल्व्स बनती हैं लेकिन लो प्रेशर सरफेस पे। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, सबसे पहले आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन किस वॉल्व के ऊपर होती हैं। ये MATP, आपने निमोनिक याद रखना है, माइट्रल वॉल्व, देन आयोटिक, देन ट्राइक्यूस्पिड एंड देन पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये इस ऑर्डर में इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको पता है माइट्रल वाल्व जो है ये प्रेजेंट होता है एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर कहाँ कम होगा, एट्रियम में या वेंट्रिकल में? एट्रियम में। तो ये इसका मतलब है कि अगर माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व है और उसके ऊपर वेजिटेशन है तो उसकी जो एट्रियल सरफेस है, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ द क्लोजर ऑफ द वाल्व वहाँ पे बनेगी। इसी तरह से एयोर्टिक वॉल्व किसके बीच में? एयोर्टा एंड वेंट्रिकल के बीच में। एंड एयोर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा हाई होता है तो इसका मतलब वेंट्रिकुलर सरफेस इज़ द लो प्रेशर सरफेस, राइट? तो वेंट्रिकुलर सरफेस पे ये बनेंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन द वाइवा, इवन MCQs में आता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये स्टेराइल है, ब्लैंड है? नहीं है, ये इन्फेक्टेड है, ये सेप्टिक किस्म की आपके पास जो है वो वेजिटेशंस होती हैं। माइक्रोस्कोपी जब आप करेंगे तो आपको फिब्रिन, प्लेटलेट्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, राइट? अच्छा, किस किस्म की मैनिफेस्टेशंस होंगी? पेशेंट आएगा तो उसको क्या कंप्लेंट्स होंगी? उसको बुखार होगा, उसको सर्दी होगी, ठीक है, जिसको कपकपी कहते हैं, थकावट, वेट लॉस एंड इवन मर्मर्स होंगे बिकॉज द वॉल्व्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, हाउ टू डायग्नोज दिस कंडीशन? तो मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया है हमारे पास। इसमें फर्दर दो आप क्राइटेरियाज यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पैथोलॉजिकल करें या फिर क्लिनिकल करें। अच्छा, पैथोलॉजिकल अगर आप इस क्राइटेरिया के थ्रू डायग्नोसिस करें तो इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, जो भी वेल्वुलर या म्यूरल वेजिटेशन है, ठीक है, या फिर नीचे जो एब्सिस बनी हुई है या जो सेप्टिक एम्बोलस है उस वेजिटेशन से जो बना है, उनकी आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें या इवन आप कल्चर करें तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा एक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो विच इज़ हिस्टोलॉजिकली कन्फर्म्ड कि उस बंदे को उस वक्त एक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल जो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्लिनिकल क्राइटेरिया भी है हमारे पास। एंड जो क्लिनिकल क्राइटेरिया इसमें मेजर या माइनर, अच्छा आप दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, या तो आप पैथोलॉजिकल यूज़ करें या फिर आप ये क्लिनिकल करें। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप क्लिनिकल करते हैं तो उसमें कुछ मेजर मैनिफेस्टेशन है, कुछ माइनर है। निमोनिक मैंने बनाया है, जैसे छोटे बच्चों में देयर इज़ अ लाइक बेंटन को बहुत पसंद होता है, लाइक बेंटन का फीवर होता है उन्हें एक किस्म का। ठीक है, सो बेन एंड फीवर, बट फीवर की स्पेलिंग आपने याद रखनी है, इट्स नॉट FEVER, इट्स FIVER, राइट? सो बेन फीवर। मेजर क्राइटेरिया में बेन है, ब्लड कल्चर शुड बी पॉजिटिव फॉर द ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉजिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जो हमने पीछे जितने ऑर्गेनिज्म लिस्ट किए उनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, E फॉर एकोकार्डियोग्राम पे आपको वेजिटेशन एंड एब्सिसेस नज़र आने चाहिए।
N इज़ फॉर न्यू वैल्वुलर रिगर्जिटेशन, लाइक आपको वैल्व की abnormalities क्योंकि हो रही हैं तो ये मरमर सुनाई देने चाहिए, ठीक है। माइनर क्राइटेरियाज में आ जाता है जी फाइबर, F फॉर फीवर, I फॉर इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस होंगी डिफरेंट। अब इनकी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होंगी। बुखार हो रहा है, ये इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस हो रही है, क्या है इनकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। वैस्कुलर लीजन्स होनी चाहिए, ठीक है, इनकी भी डिटेल मैं बताती हूँ। एंड देयर शुड बी एन एविडेंस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन, किसी भी किस्म का, बट ये वो करेक्टरिस्टिक लाइक जो हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ज़रूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। एंड रिस्क फैक्टर शुड बी प्रेजेंट, जो हमने पैथोजेनेसिस में पढ़े हैं कि बैक्टीरियमिया होना चाहिए, आईवी ड्रग अब्यूज़ होना चाहिए, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होनी चाहिए, स्किन की लाइनिंग, एपिथील, ऑरल कैविटी की, गट की, उनमें ब्रीच होना चाहिए, डेंटल प्रोसीजर और सर्जरी होनी चाहिए, ये रिस्क फैक्टर्स होने चाहिए। सो फीवर से आपने याद रखना है फीवर, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन, वैस्कुलर लीजन्स, E for evidence of microbial infection and R for the risk factors, ठीक है। डायग्नोसिस, आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए यू नीड 2 मेजर क्राइटेरिया, ठीक है, या फिर 1 मेजर और 3 माइनर हों, या फिर ये 5 माइनर हों, राइट। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन है जो कि प्रॉफ में आता है। एंड कॉम्प्लिकेशंस लिस्ट करनी आती हैं ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, राइट। 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, माइनर क्राइटेरिया के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया की, और ये कॉम्प्लिकेशंस भी इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ एक्चुअली दीज लीजन्स, वैस्कुलर लीजन्स एंड दीज इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस एक्चुअली अकर। आपको ऑलरेडी पता है कि फ्राइबल वेजिटेशंस होती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। फ्राइबल मीन दैट दे कैन ईजीली ब्रेक एंड दे कैन ऑब्स्ट्रक्ट वेसल, और क्योंकि ये इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं तो जो एम्बोलस बनता है वो सेप्टिक एम्बोलस होता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, यू नो ऑलरेडी, कि अगर एम्बोलिज्म हुई है तो ब्लड फ्लो विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड टू द ऑर्गन जिनको वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी, एंड देन इट विल रिजल्ट इन द इन्फॉक्शन, सो सेप्टिक इन्फॉक्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली जहाँ पे एम्बोलस है, लाइक ये आपकी ब्लड वेसल की जो है ना वो वॉल है, ठीक है। सो अगर ये एम्बोलस है यहाँ पे तो इन्फेक्ट लाइक इट्स कंटेनिंग इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, तो ये वेसल वॉल भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, वीक हो जाएगी, एंड ये डायलेट कर जाएगी लाइक इस तरह से, ठीक है। सो ये जो एन्यूरिज्म्स होते हैं इनको हम माइकोटिक एन्यूरिज्म्स कहते हैं, ठीक है, वो होगा। अब ये यहाँ से रप्चर कर जाएगी बिकॉज इट्स वीक, इट्स फ्रेजाइल, तो उसकी वजह से हेमरेजेस होंगे। अगर ब्रेन में है तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, लाइक एनी, इट कैन अकर इन एनी ऑर्गन, ठीक है, ये रप्चर किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस होंगे। अगर कंजक्टाइवल ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व तो कंजक्टाइवल हेमरेजेस होंगे। सिमिलरली जेनविल लीजन्स होती हैं, ये भी हमारे पास हेमरेजेस होती हैं, बट दीज हेमरेजेस आर ऑन द सोल्स, ठीक है, और पाम के अंदर आपको जो है वो नज़र आती हैं, ठीक है। देन ये सारी वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। एम्बोलस बनना, वो कैसे बना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्फॉक्शन हो जाना, एन्यूरिज्म्स देन बन जाती हैं, एंड हेमरेजेस होती हैं व्हेन दीज एन्यूरिज्म्स रप्चर। अच्छा, इम्यूनोलॉजिकल लीजन्स क्यों होती हैं, ठीक है, बेसिस ऑफ वैस्कुलर लीजन तो पता चल गया, इम्यूनोलॉजिकल लीजन्स क्यों हो रही हैं, या ये जो कंडीशंस हैं ये क्यों डेवलप हो रही हैं। देखिए, आपकी बॉडी में एक इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज़ बनेंगी अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेन दीज एंटीबॉडीज़ विल रिएक्ट विद देयर एंटीजन अगेंस्ट विच दे आर फॉर्म्ड, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये डिफरेंट जगह पे जाके डिपॉजिट होंगे। जिन जिन जगह पे जाके डिपॉजिट होंगे वहाँ वहाँ एक नई नई हमारे पास जो है वो कंडीशन डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हुए हैं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, ठीक है, जी आपने याद रखना है। रेटिनल वेसल में हुए हैं तो वेसल के अंदर अगर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस उसकी वॉल में डिपॉजिट हुए हैं तो वहाँ पे वेस्कुलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। वेस्कुलाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन बेसिकली दैट मेक्स वेसल वॉल वेरी फ्रेजाइल, ईजी टू रप्चर, एंड हेमरेज होगा, ठीक है, और रेटिनल वॉल पे आपको रॉथ स्पॉट्स मिलेंगे,
ठीक है। हेमरेज होने के बाद जो छोटे छोटे स्पॉट्स बनेंगे दे आर रॉथ स्पॉट्स। सिमिलरली अगर ये पल्प ऑफ फिंगर की वेसल्स में डिपॉजिट हुई हैं तो ऑस्लर नोड्स, राइट, एंड सिमिलरली देयर विल बी अ पॉजिटिव रिमोटॉइड फैक्टर। तो इसको आपने याद रख लेना है GROP ग्रुप से, द ग्रुप विद द मिसिंग यू, राइट। तो ये इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन इससे आपने याद कर लेनी है, ग्रुप विद द मिसिंग यू। ये इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, then we have Roth spots, osler nodes, and then positive rheumatoid factor, right? So these are basically the complications, और इस तरह से आपको ये याद भी हो जाएंगे। I hope the lecture was helpful. Like, comment, share and subscribe the channel so that I get motivated और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।